बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आत्मनिर्भर भारत में आपको हम बताएंगे किस तरीके से देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और फिलहाल की परिस्थितियों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए क्या कुछ सावधानी हमें अपनानी होगी। लेकिन देख लेते हैं आज कार्यक्रम में क्या है खास। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ। तमिलनाडु से चावल विलेज राइस का घाना और यमन को निर्यात। बासमती चावल के निर्यात में 146% से भारी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के किसान द्वारा स्वपरागण वाली सेब की नई किस्म विकसित। खरीफ फसलों के लिए एडवाइजरी हुई जारी। आईसीआर ने अलग अलग जोन के हिसाब से जारी की एडवाइजरी। और बताएंगे आपको कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानेंगे मौसम पूर्वानुमान। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिससे किसानों को फायदा अब और भी ज़्यादा मिल सकेगा। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। बागवानी क्षेत्र में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करने व किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतम 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसे कार्यान्वित करेगा। ऊंची कीमत वाली बागवानी फसलों का आयात कम करने व जहां कहीं संभव हो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में विभिन्न फसलों के लिए 53 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है। इन 53 क्लस्टरों में से 12 क्लस्टरों को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के इस प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है। 5 से 7 वर्षों की अवधि में सभी 53 क्लस्टरों में कार्यक्रम लागू किए जाने पर कुल निर्यात लगभग 20% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि CDP से 10 लाख किसानों सहित अन्य हितधारकों को लाभ होगा। वहीं 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएगा। हम दुनिया की जो आवश्यकता बागवानी के क्षेत्र से पूरी कर सकते हैं, अपना निर्यात बढ़ाकर उसमें भी भारत अपना योगदान दे। इस मनोयोग से प्रधानमंत्री जी लगातार इस दिशा में बल प्रदान करते रहते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लगातार इस दिशा में एक के बाद एक सफलता के सोपान तक पहुंचने की दिशा में प्रवृत्त हो रहा है। उसी योजना के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में हम सब ये महसूस करते थे कि बागवानी के क्षेत्र में चाहे फल हो चाहे सब्जियां हों, हम दुनिया का लगभग 12% से अधिक उत्पादन करते हैं। 12% उत्पादन है, लेकिन अगर निर्यात की स्थिति में देखें तो उस तुलना में काफ़ी कम हमारा निर्यात है। उत्पादन भी बढ़े, निर्यात भी बढ़े, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब निर्यात की दृष्टि से हमें सोचना है तो निश्चित रूप से
उसके पीछे जो मानदंड हैं उन मानदंडों को भी हम सब लोगों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के बाज़ार में हमारा उत्पादन ठहर पाए, प्रतिस्पर्धा कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि भारत में कृषि और बागवानी का यह क्षेत्र पूरी शिद्दत के साथ काम करे और हमारे उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी रहे कि हम किसी भी प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। दूसरा, भारत में हम सब महसूस करते हैं कि छोटे रकबे के किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है। छोटा किसान अगर मजबूत नहीं होगा, वह मुनाफे की खेती नहीं करेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप देश के सामने आने वाले संकट पैदा होंगे। किसान की संख्या कम न हो, किसान की अगली पीढ़ी भी किसानी के प्रति प्रवृत्त हो सके, आकर्षित हो सके, इस दृष्टि से इस क्षेत्र को हमें और मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है। लगातार कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा फ़ायदा जो है किसानों को मिल सके। इसी कड़ी में तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें, चावल विलेज राइस का निर्यात किया गया है घाना और यमन देश को। और पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो बासमती चावल के निर्यात में 146% से ज़्यादा की एक बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए जान लेते हैं इस बारे में और जानकारी इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु से विलेज राइस को घाना और यमन को निर्यात किया गया। तंजावर जिले के कुंभकोणम से चावल खरीदा गया। स्टार्टअप उदय एग्रो फार्म ने 4.5 मीट्रिक टन चावल की 2 खेप भेजी। चावल को हवाई और समुद्री मार्ग से घाना और यमन को निर्यात किया गया। इस तरह के निर्यात से भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 2020-21 में गैर बासमती चावल के निर्यात में 146% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल-मार्च 2021 के दौरान 35,448 करोड़ रुपए गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ, जबकि अप्रैल-मार्च 2020 में 14,400 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। हिमाचल प्रदेश के किसान द्वारा स्वपरागण वाली सेब की नई किस्म विकसित। हिमाचल प्रदेश के एक किसान ने स्वपरागण करने वाली सेब की एक नई किस्म विकसित की है। बिलासपुर जिले के पनियाला गांव के एक प्रगतिशील किसान श्री हरिवंश शर्मा, जिन्होंने सेब की इस नई किस्म HRMN 99 को विकसित किया, जिसमें फूल आने और फल लगने के लिए लंबी अवधि तक ठंडक की जरूरत नहीं होती है। सेब के इस किस्म का प्रसार भारत के विभिन्न मैदानी, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में हो गया है, जहां गर्मी के मौसम में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सेब के इस किस्म की व्यावसायिक खेती मणिपुर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में शुरू की गई है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त निकाय है, उसने सेब की इस नई किस्म को ढूंढा। NIF ने इसकी शुरुआत करने वाले किसान के दावों की पुष्टि की और आणविक एवं विविधता विश्लेषण अध्ययन और फलों की गुणवत्ता परीक्षण के जरिए सेब की इस किस्म की विशिष्टता और क्षमता का मूल्यांकन किया। NIF ने पौध किस्म संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम 2001 के तहत सेब की इस किस्म की पंजीकरण में सहायता के अलावा इसकी नर्सरी की स्थापना और इसके प्रसार के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, खरीफ मौसम की बुआई के लिए ICAR द्वारा किसानों को एडवाइजरी जारी की गई है और ये एडवाइजरी अलग अलग जोन के अनुसार जारी की गई है। यानी खरीफ की फसलों की बुआई के लिए किसानों को किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इस गाइडलाइन में आइए देखते हैं। एक तरफ खरीफ की तैयारी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बुआई के लिए जरूरी सामग्री बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी किसानों का काम आसान कर सकती है। ये एडवाइजरी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्रमुख फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए है। कृषि के हिसाब से देश को 11 जोन में बांटा गया है। एडवाइजरी जोन के हिसाब से ही जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरे भारत में है। यहाँ के लिए वैज्ञानिक कम अवधि और ज्यादा उपज वाली धान बोने की सलाह दे रहे हैं। नर्सरी बोने का काम 5 जून तक पूरा कर लें और रुपाई 20 जून से 5 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा किसानों को पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। ये उनके लिए बेहतर रहेगा। राज्य में बासमती चावल की बुआई का सही समय 15 से 30 जून है। जो किसान गेहूं के खाली खेतों में धान बो रहे हैं और गेहूं में फास्फोरस डाल चुके हैं, वो धान में इसका इस्तेमाल ना करें। कपास का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए BT कॉटन की PAU BT1 किस्म की बुआई करें। इसकी जगह PAU लुधियाना की ओर से सुझाई गई BT संकर किस्म भी चुन सकते हैं। मक्का के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्में बोई जा सकती हैं। बुआई जून के पहले हफ्ते तक पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश में दरमियानी और निचले पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुआई का काम 15 जून तक पूरा कर लें। समय पर बुआई के लिए गिरिराज किस्म का चुनाव करें, जबकि पछेती फसल बोने के लिए बजोरा मक्का, बजोरा पॉपकॉर्न और बजोरा स्वीट कॉर्न बेहतर रहेगी। इनके अलावा संकर किस्में भी यहाँ के किसान बो सकते हैं। हिमाचल में धान की बुआई का सही समय 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक है। इस दौरान ज्यादा उपज देने वाली APR 1068, HPR 2143, HPR RP 2421 सही रहेगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। आपको बता दें, इसमें खाद्यान्न फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की बात कही गई है, जिससे किसानों को न सिर्फ और ज़्यादा लाभ मिलेगा बल्कि देश में आत्मनिर्भरता बढ़ सकेगी। इसी को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ साझा किया, आइए देखते हैं। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस बार देश भर में 30,54,40,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन हो सकता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा पिछले साल से 79,40,000 टन ज्यादा है। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज और दालें आती है। खाद्यान्न की अलग अलग फसलों की बात करें तो 12,14,60,000 टन के साथ चावल, 10,87,50,000 टन के साथ गेहूं, 3,02,40,000 टन के साथ मक्का और 4,96,60,000 टन के साथ मोटे अनाज की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर रहेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के अथक प्रयासों, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान, भारत सरकार की नीतियों और राज्य सरकारों से मिले सहयोग के चलते ही ये संभव हो पाया है। तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत दालों का अनुमानित उत्पादन 2,55,80,000 टन रहेगा,
जो पिछले साल के मुकाबले 36,04,000 टन ज्यादा है। इसमें तुअर यानी अरहर की पैदावार 41,40,000 और चने की 1,26,10,000 टन हो सकती है। चने का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर रहेगा। तिलहनी फसलों में मूंगफली की रिकॉर्ड 1,01,20,000 टन, सोयाबीन की 1,34,10,000 टन और सरसों की 99,90,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। इस तरह तिलहनी फसलों की कुल उपज 3,65,70,000 टन रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल से 33,50,000 टन अधिक है। इनके अलावा गन्ने का उत्पादन 39,28,00,000 टन, जबकि कपास का 3,64,90,000 गांठे, जूट और मेस्ता का 96,20,000 गांठे रह सकता है। जूट की एक गांठ का वजन 180 किलो, जबकि कपास की गांठ का वजन 170 किलो होता है। तो देखा आपने किस तरीके से कृषि मंत्री ने भी जो खाद्यान्न फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की बात कही जा रही है, उसका सारा श्रेय किसानों, वैज्ञानिकों और सरकार की नीतियों को दिया। फिलहाल आत्मनिर्भर भारत में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। अब आइए देखते हैं धान की सीधी बुआई के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक क्या सलाह दे रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, धान की बुआई का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सीधी बिजाई से अगर आप धान उगाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकते हैं। खास करके पानी की कमी लगातार होती जा रही है, आपको श्रमिक भी नहीं मिलते और इस समय तो कोरोना का काल चल रहा है, आपको श्रमिकों की उपलब्धता निश्चित तौर पर कम होगी। ऐसी दशा में आप सीधी बिजाई करके लाभ उठा सकते हैं। बुआई के समय की जहाँ तक बात है तो ये 5 से 25 जून के बीच होता है, यानी मोटे तौर पे जब आप नर्सरी के लिए बुआई करते हैं पौधशाला में, वही समय सीधी बिजाई के धान का होता है। इसके अलावा किस्मों के चुनाव की बात है, जहाँ तक वो आप अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चुनाव करें, कम अवधि में पकती हो मोटे तौर पे, और वो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ यानी कीड़ा मकोड़ा और बीमारी के प्रति रोधिता रखती हो, जल की मांग उनकी कम हो, और इस तरह की किस्में आप लें। जैसे अगर हमारे संस्थान की आप किस्में लेना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 या आप पूसा 1612 ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1401 आदि किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और ख़ास करके अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप लोकल जो किस्में हैं आपकी अधिक पैदावार देने वाली, उनका भी चुनाव कर सकते हैं। बीज की मात्रा इसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। साथ ही साथ अगर आपने प्रमाणित बीज नहीं लिया है, अपने घर के बीज को प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसका उपचार ज़रूरी होता है। इसके लिए आप 2.5 ग्राम बावेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार कर लें और खेत की तैयारी अच्छे से करें। पहले एक उसमें पलेवा लगाएं, पलेवा लगाने के बाद जब सही दशा में खेत आ जाए तो एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर से करके पाटा लगा के खेत को समतल कर लें
और लेज़र लैंड लेवलिंग का आजकल चलन चल रहा है, तीसरे चौथे साल आप उसका भी प्रयोग करते रहें, इससे आपका खेत इकसार हो जाता है, काफ़ी लाभ मिलता है। बुआई आप मशीन जो सीड ड्रिल, आम सीड ड्रिल होती है, देसी हल होता है, उससे कर सकते हैं और फिर उसके बाद पाटा लगा दें। इसी प्रकार बिना जुताई के भी आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप जीरो टिल ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं या हैप्पी सीडर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर फसल अवशेष आपके उस खेत में है, गेहूं के या किसी अन्य फसल के। सीधी बिजाई से काफ़ी लाभ होता है, पानी की बचत होगी और आपके श्रमिकों की जो है वो ज़रूरत भी आपको कम होगी। साथ ही साथ इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण पे भी ध्यान देना है। इसमें खरपतवार थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसके लिए आप 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लें पेंडीमिथालिन का। पेंडीमिथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें और ये 500 लीटर पानी में इस मात्रा को मिला लें और बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका प्रयोग करना है। और एक खास बात और रह गई है, वो है पोषक तत्व प्रबंधन की। इसके लिए आपको यहाँ थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगानी पड़ती है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना है। और सबसे पहले आप मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर वो ना हो तो बताई गई मात्रा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा, पोटाश और जिंक की भी सारी मात्रा आप बुआई के समय खेत में प्रयोग करें। नाइट्रोजन की जो बाकी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में, पहला भाग आप बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग में लाएं जब कल्ले बनने होते हैं, और दूसरा आप 60 से 65 दिन बाद जब उसमें बालियों का निकलना या बनना शुरू हो जाता है, गाभे की अवस्था होती है, उस अवस्था पे प्रयोग करें। अगर आप इन सब विधियों को अपनाएंगे तो आप सीधी बिजाई से भी धान की अच्छी पैदावार ले सकेंगे। किसानों को और ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का भी जिक्र किया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र में नवाचार को अगर देखा जाए या कृषि कानूनों की भूमिका की बात की जाए, किसान उत्पादक संगठनों की हम बात करें या किसान रेल को भी देखें तो किस तरीके से कोशिश की जा रही है और ज़्यादा फायदा हमारे किसानों को हो सके। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा। सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि प्रगति भी की, आगे भी बढ़ी। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। साथियों, आज हमारे देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगरतला के किसानों को ही लीजिए। ये किसान बहुत अच्छे कटहल की पैदावार करते हैं। इनकी मांग देश विदेश में हो सकती है, इसलिए इस बार अगरतला के किसानों के कटहल रेल के जरिए गुवाहाटी तक लाए गए। गुवाहाटी से अब ये कटहल लंदन भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को जीआई टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। दक्षिण भारत में विजयनगरम के आम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब भला ये आम कौन नहीं खाना चाहेगा। इसलिए अब किसान रेल सैकड़ों टन विजयनगरम आम दिल्ली पहुंचा रही है।
दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को विजयनगरम आम खाने को मिलेगा और विजयनगरम के किसानों को अच्छी कमाई होगी। किसान रेल अब तक करीब करीब 2 लाख टन उपज का परिवहन कर चुकी है। अब किसान बहुत कम कीमत पर फल, सब्जियां, अनाज देश के दूसरे सुदूर हिस्सों में भेज पा रहा है। और अब नजर डाल लेते हैं देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, जान लेते हैं क्या है मौसम पूर्वानुमान। आज तक जो लेटेस्ट स्थिति है, एक तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून जो नॉर्मली केरल में आता है अराउंड 1 जून और ऑन 1 जून अभी कुछ कारण के वजह से 2 दिन डिले में आएगा और वो 3 जून मानसून ऑनसेट होगा केरल में। और दूसरा जो हमारा जो उत्तर पश्चिम जो भारत इलाका है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस जगह में 1 या 2 जगह पर थंडरस्टॉर्म और डस्टस्टॉर्म हो सकता है आज और कल, और उसके बाद जो है ड्राई वेदर है। और हमारा जो हिमालयन का जो पश्चिम हिमालयन क्षेत्र है, जो पर्वतीय इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ कहीं कहीं जगह पर बारिश होने का उम्मीद है। आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।